जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम बात करने वाले हैं आईएएस का प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ है, जिसे आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स कहते हैं, शॉर्ट में उसको आईएएस प्रीलिम्स बोल देते हैं। प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की पर बात करेंगे। विशेषकर यहाँ पर इकोनॉमिक सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस आए थे, लगभग 15 प्रश्न हैं, उन पर हम बात कर लेने वाले हैं। आंसर की काफ़ी पहले आ चुकी है, कई आपने वेब्स वगैरह देखी होंगी, यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे। तो मेरा यहाँ पर ध्येय सिर्फ और सिर्फ आंसर की बताना नहीं कि इसका आंसर ये उसका आंसर वो है, बल्कि उसके साथ साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको निकट भविष्य में काम आ सकते हैं विभिन्न एग्जामों में, वो बताना। प्लस कोई भी प्रश्न का उत्तर यही क्यों होगा, एक उसका एथेंटिक उत्तर क्यों होगा, उसके पीछे ऐसी कौन सी समझ है, कौन से कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, वो बताना भी है कि उसका अनुसार ये ही क्यों माना। खासकर इकोनॉमिक सब्जेक्ट को लेकर, इकोनॉमी सब्जेक्ट को लेकर हम देखते हैं विद्यार्थियों बड़े कन्फ्यूज़न होते हैं, और एक समझ कई बार अन्य विषयों में जितनी अधिक विकसित उनकी होती है, उतनी उस चीज़ को लेकर नहीं भी हो पाती कुछ विद्यार्थियों की। तो इसलिए बिल्कुल रूट लेवल से टॉप लेवल तक जो भी संभव हो सकेगा वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। ये जो 15 प्रश्न आए हैं उन पर हम बात करेंगे, क्यों, उसका संभावित उत्तर क्या होना चाहिए, साथ ही साथ उसको कहाँ से हमको अगली बार के लिए पढ़ना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए, उसके लिए भी कुछ मार्गदर्शन देने का मैं प्रयास करूँगा। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। मेरे पास में सेट ए है। सेट ए में क्वेश्चन नंबर 1 से मैं शुरू कर रहा हूँ, इकोनॉमी के ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ, और जो कुछ भी क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ वो सेट ए के ही हैं। सेट ए में वैसे भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक जो लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं वो इकोनॉमी सब्जेक्ट के हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले दिया हुआ हमको कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन आपको वहाँ पर दिए गए हैं और उसमें ये बताना था आपको कि साहब इनमें से कौन से सही हैं। सबसे पहला कोटेशन आपको दिया हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। दूसरा दिया है भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं कि नहीं देते हैं। तीसरा है आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। किसी भी क्वेश्चंस को बनाने की टेक्निक आईएएस में यही होनी चाहिए आपकी, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे इवन मेंस का हो, कम से कम 2 बार आपको उसको पढ़ना चाहिए। पहले आंसर ना लगाएं, बिल्कुल पढ़ते से कभी भी उत्तर ना लगाएं, इन बातों का ध्यान रखा कीजिए। पहले फर्स्ट राउंड उससे गुजर जाइए कि हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा आखिरी तक देख लीजिए, ऑप्शन भी देख लीजिए, इस बात को ऑब्जर्व कर लीजिए कि साहब उसमें क्या पूछा, कौन से सही हैं। कई बार उसको उल्टा कर दिया जाता है, इनमें से कौन कौन से कथन गलत हैं ये बताना होता है। फिर उसके बाद में ऑप्शंस वगैरह अपन ने देख ली, तो अभी विचार कर लेते हैं। चलिए, तो एक एक करके उनको हम बात करते हैं। सबसे पहला कहा, बिल्कुल उसका शॉर्ट में यदि फॉर्म देखा जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई गवर्नर को अपॉइंट करती है। हाँ, ये बात सही है, केंद्र सरकार के द्वारा ही आरबीआई के गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। नए गवर्नर की नियुक्ति के समय पर आपने देखा होगा आते हैं और ये सारी बातें सुनने को, तो यानी इसका मतलब है ये कथन बिल्कुल सही है साहब। सेंटेंस नंबर 2 दिया है या कोटेशन नंबर 2 वहाँ पर दिया है, भारतीय संविधान के प्रावधान है कि आरबीआई गवर्नर को उससे निर्देश प्राप्त होते हैं ना संविधान से। ये बात सही नहीं है। भारतीय संविधान में कहीं पर भी आरबीआई के बारे में या आरबीआई गवर्नर को निर्देश देने या उसके अपॉइंटमेंट इससे संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं किए गए हैं। आरबीआई का गवर्नर हो चाहे आरबीआई जो वर्क करता है, उनको शक्ति मिलती है 1934 के आरबीआई एक्ट से, प्लस 1949 के जो आरबीआई का नया एक्ट कहलाता है उसके तहत मिलती है। उनको जो भी शक्तियाँ हैं, चाहे उनको जो भी निर्देश दिए जाने वाले प्रावधान हों, वो 49 वाले एक्ट में और इनमें हमको देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि संविधान में तो बिल्कुल भी नहीं, तो ये वाला कोटेशन सही नहीं कहलाएगा। आरबीआई का गवर्नर आरबीआई एक्ट से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है। हाँ, ये वाला कथन बिल्कुल सही है कि आरबीआई का जो गवर्नर है वो अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है, एक्ट से। कौन सा वाला एक्ट से, 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके तहत यह चीज़ प्राप्त होती है। इसका मतलब है कोटेशन नंबर 1 सही है, कोटेशन नंबर 2 गलत है, कोटेशन नंबर 3 सही है। यानी आपका उत्तर होना चाहिए, इसमें सही पूछा हुआ था कि सही कौन से, तो 1 और 3 होना चाहिए, इसका आंसर ये होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। 3 कोटेशन दिए हैं, उसके बाद बताना है कौन से सही हैं। शब्दों को पहली बात तो क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। पहली बात, भारत में नियोजित यानी काम कर रहे, ठीक, हिंदी वर्जन थोड़ी सा ऐसा होता है, और कई बार हम जो रेगुलर हिंदी पढ़ रहे होते हैं, ठेठ हिंदी पढ़ रहे होते हैं, आम बोलचाल की हिंदी पढ़ रहे होते हैं, उसमें इस तरह के संस्कृत शब्द नहीं यूज़ करते हैं, तो इसके कारण आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, खासकर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी। तो वहाँ पर जब एग्जामिनेशन हॉल में इस प्रकार के शब्द हमारे सामने आते हैं तो थोड़ा सा ऑड फील होता है, कई लोगों को लगता है पता नहीं कहाँ के वर्ड दे दिए, तो थोड़ी सा हमको प्रैक्टिस में रहना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा वर्ड, बिल्कुल सिंपल सी बात है, धीमे धीमे पढ़िए, हिज्जे कर करके पढ़ लो, बिल्कुल उसका संधि विच्छेद देख लीजिए कहाँ से क्या कैसा है, कुछ इस तरह से।
तो नियोजित का मतलब है काम कर रहे हैं। अनियत मजदूर, इंग्लिश वर्जन आप उठाकर देख सकते हैं कि अनियत के लिए क्या कहा, कैजुअल वर्कर्स करके कहा गया है। नियत यानी होता है कि साहब यह तो नियति का विधान था, निश्चित ही था, नियति में, भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है, तो नियत यानी निश्चित, फिक्स, ठीक। अनियत यानी जो फिक्स ना हो, जैसे हिंसा, ठीक, जो हिंसा ना हो अहिंसा। सत्य, जो सत्य ना हो असत्य। इसका मतलब छोटा वाला जो अनार का अपन बोलते हैं वह नो वर्ड का प्रतीक होता है साहब, यह दर्शाता है। तो इसका मतलब है कि अनियत का मतलब है कि ऐसे वर्कर जो कि जिनका काम वगैरह निश्चित ना हो साहब जी, ऐसे मजदूरों की बात हो रही है। इसको नॉर्मली आप पढ़ते हो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर के श्रमिक, या और भी सरल शब्दों में कहा जाए या उसी का हिंदी वर्जन देखा तो संगठित और असंगठित क्षेत्र करके आप पढ़ते हैं। ये वो व्यक्ति होते हैं जिनका कहीं पर भी आपको ऐसा बहुत ही क्लियर कट किसी भी संस्थान में रिकॉर्ड्स देखने को नहीं मिलता कि प्राइवेट संस्थान जहाँ वो काम कर रहे हैं बहुत सारे उनको पेंशन, वेतन, भत्ते इत्यादि वगैरह नहीं मिलते। इसमें वह वर्ग के लोग आते हैं फॉर एग्जांपल जिनके कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, किसी प्रकार की मजदूर यूनियन वगैरह से जुड़े नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर करके कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एज आ धोबी, एज आ मोची जो भी व्यक्ति वर्क कर रहे हैं, एज आ दिहाड़ी मजदूर जो व्यक्ति वर्क कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे, अनियत मजदूर करके कहते हैं। तो इनका क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता जहां पर जाकर अपनी मांग कर सकें, हड़ताल कर सकें, डिमांड कर सकें, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर करके कहा जाता है, अनऑर्गेनाइज। अब यहाँ पर कहा गया है कि भारत में जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनमें इन वाले मजदूर यानी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कोटेशन, सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार होते हैं। बिल्कुल हकदार वाली बात कही गई है, वो निश्चित रूप से हकदार होते हैं, भले ही उनको उनका हक ना मिलता हो। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि एजुकेटेड नहीं है, अवेयर नहीं साहब, उतनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं कठोर नहीं है, ध्यान देने वाला कोई नहीं हो पाता है, ये वजह होती है उसकी। तो इसका मतलब है हकदार तो होते हैं, हालांकि मिल नहीं पाते रियलिस्टिक लाइफ में उनको, ये तो ये एक अलग बात है, परंतु हकदार होते हैं। हर व्यक्ति हकदार होता है, प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो, बड़े से बड़ा कर्मचारी अधिकारी हो चाहे निचले दर्जे का कर्मचारी ही क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति उसका हकदार होता है। और प्रशासन या नियम कानून ऐसे हैं कि साहब उस व्यक्ति को उसका हक दिया जाना चाहिए, देते नहीं हैं लोग, और जब वह व्यक्ति हक की मांग करता है तो उसको काम से निकाल दिया जाता है, प्रायः देखने को मिलता है प्राइवेट सेक्टर में। तो हकदार हैं कि नहीं हैं, बिल्कुल इस प्रकार की भविष्य निधि सुरक्षा के वो हकदार होते हैं। दूसरा कोटेशन, सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। हाँ बिल्कुल, एक निश्चित उनका समय होना चाहिए कि आप उनको कितने से कितने घंटे काम लेने वाले, कितने से कितने बजे तक आप उनको काम लेने वाले, उसके हिसाब से आप उनको पेमेंट करेंगे, उनको मजदूरी देंगे। ये नहीं कि साहब आप उनसे 8 घंटे काम कर रहे हैं, करा रहे हैं तो भी 500 रुपये उनको मजदूरी दे रहे हैं, और 12 घंटे करा रही है तो भी बोले 500 देंगे। नहीं, ये गलत है। यदि आप ज़्यादा करवा रहे हैं, उनसे काम ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप उनको ज़्यादा पे भी करेंगे, ओवर टाइम उनका देंगे साहब। तो इस चीज़ के भी हकदार हैं, बिल्कुल हक उनको होना चाहिए। मिलता नहीं है वो एक अलग बात है, उसके कई कारण हैं, उनमें से कुछ बताए मैंने आपको। मैंने पहला और दूसरा दोनों कोटेशन सही हैं। तीसरे कोटेशन पर आ जाइए। सरकारी अधिसूचना के द्वारा यह निश्चित कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। बिल्कुल सरकार बहुत कुछ सुनिश्चित कर सकती है, जहाँ तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो वहाँ तक हर बात को सरकार सुनिश्चित कर सकती है। कल को कह दिया जाए कि साहब जी आप अपने बैंक खाते से ही उनको पे करेंगे, करना पड़ेगा, ऐसा प्रावधान है। कल को कह दिया जाए कि नहीं साहब उनको कैश बिल्कुल भी नहीं देंगे, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से ही देंगे, बिल्कुल वैसा करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही भुगतान करने के लिए सरकार कह सकती है, हाँ कह सकती है, बिल्कुल राइट है सरकार के पास में। इसका मतलब है कि इसमें तीनों के तीनों कोटेशन सही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मंदी के समय, पूरा लिखा हुआ आर्थिक मंदी के समय निम्न में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। आर्थिक मंदी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, मंदी। यही टेक्निक अपनाइएगा जब पेपर सॉल्व करेंगे, वहाँ पर आप वहाँ इतने सारे शब्द होते हैं, उनमें से कीवर्ड्स निकालिएगा और उसके भावार्थ को समझने का प्रयास कीजिएगा क्या पूछा जा रहा है। पूरा लंबा कोटेशन लोगे और उसको वहाँ सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। मंदी के समय कौन सा कदम उठाए जाने की संभावना होती है। पहला, कर की दरों में कटौती के साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। पहली बात तो ये कि मंदी का मतलब क्या है, मंदी का मतलब ये है कि बने हुए माल का ना बिकना। डबल डिप का इसमें सिद्धांत माना जाता है कि जब तक लगातार 2 तिमाहियों तक यदि जीडीपी में ग्रोथ रेट माइनस में जा रही हो तो उसे मंदी का संकेत माना जाता है या मंदी माना जाता है। दैट्स नोन एज द डबल डिप थ्योरी।
मंदी का एक सामान्य अर्थ यह भी होता है कि साहब जी कोई वस्तु बनी हुई रखी परंतु बिक नहीं रही, खरीदने वाला कोई बंदा नहीं है, उसे भी क्या कहा जाता है, मंदी ही हम कहते हैं। तो यदि वह वस्तु बिकने लग जाए यानी मंदी दूर हो जाए तो उसके लिए क्या क्या किया जाना है की संभावना होती है, कौन सा कदम उठाना चाहिए सरकार को या आप एक प्रशासक है तो आपको। पहला, कर की दरों में कटौती कर दें और ब्याज दरों में वृद्धि कर दें। कर में यदि कमी कर भी देंगे तो 10,000 रुपये वाली जो वस्तु है उस पर टैक्स लगा है 200 500 जो भी लगा हुआ है या 1000 2000 वो कम हो जाएगा। क्या लोगों के पास में भी पैसा आया, नहीं आया साहब जी, तो इस बात की संभावना थोड़ी सी कम है। ब्याज दर में आपने वृद्धि कर दी यानी उसको परचेज़ करने के लिए और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलने वाला है, तो उससे और भी समस्या होने वाली, फिर तो और नहीं खरीद पाएगा। टैक्स में कमी तो हुई है लेकिन जो कमी के कारण 500 रुपये कम में 1000 रुपये कम में मिल रही वही चीज़ कहाँ उसका चला जा रहा है, लोन ले रहा है, तो ब्याज दर बढ़ गई है साहब जी। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा पॉइंट ये भी कि हाँ आपके पास में पैसा है, आप उसको बैंक में जमा करा सकते हैं, उससे ब्याज कमा सकते हैं, तो भी मंदी तो दूर नहीं हो रही, वस्तुएं नहीं बिक रही, तो ये वाली बात फिट नहीं बैठ रही। दूसरा पॉइंट, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, बहुत सिंपल सा है, यही इसका सबसे सटीक आंसर होता है साहब जी। रीज़न ये है, आप दुनिया में कोई सी मंदी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में उठाकर देख लीजिए, हिस्ट्री में देख लीजिए, जब भी मंदी आती है उसे दूर करने का जो सिद्धांत कहलाता है या जो दायित्व होता है वह सरकार का एक बहुत बड़ा होता है साहब। जब तक बाज़ार में लोगों के पास डिमांड पैदा नहीं होगी, उनके पास वो परचेजिंग पावर नहीं आएगी, उनको काम नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा एक साइकिल एक से दूसरे को कनेक्ट नहीं करेगा, तब तक वह मंदी दूर नहीं होगी। बाज़ार में शक्ति देनी पड़ती है, बाज़ार में जान फूकनी पड़ती है, और यह दायित्व होता है कभी भी किसका, सरकार का होता है। सरकार बाज़ार में कैसे धन को लाती है, केवल नोट छाप के मात्र नहीं, मांग को जनरेट करना, वहाँ पर लोगों को रोज़गार भी देना है। लोग क्यों नहीं खरीद रहे, क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि काम नहीं है। कोविड-19 के दौर में हमने इस चीज़ को देखा हुआ है, लोगों के पास में काम नहीं है, माइग्रेशन हो रहा है, घर आ रहे हैं, घर आ भी गए हैं तो यहाँ पर परचेजिंग पावर उनकी इतनी घट चुकी है, सोर्स ऑफ इनकम उनकी इतनी घट चुकी है, क्या वो कोई वस्तु खरीद नहीं पा रहे। अंततः देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो कि खरीद नहीं पा रही, तो इससे अंततः क्या होगा, वस्तुएं बिकेंगी नहीं आपके देश में। आपके देश में क्या आने की संभावना है, मंदी। समाज का जो सुपर रिच वर्ग है, जो रिच वर्ग है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज का जो लोअर मिडिल क्लास है या बिल्कुल ही नीचे का जो वर्ग है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, वह देश की इकोनॉमी को बहुत प्रभावित करेगा, बहुत उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो सरकार को ऐसे में क्या करना चाहिए, सरकार को ऐसे में उन आम जनताओं को काम देना चाहिए। कैसे दे सकते हैं, सार्वजनिक परियोजना में वृद्धि करिए, फॉर एग्जांपल डैम्स का निर्माण करिए, सड़कों का निर्माण करिए, बैंक्स बनाइए, बिल्डिंग्स बनाइए, तालाब बनाइए, ये सब चीज़ें करेंगे। इससे क्या होगा कि सरकार को इसके लिए इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंट की, ईंट की, रेत की, गिट्टी की, मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी साहब जी। जब सीमेंट, ईंट, रेत, गिट्टी खरीदना है तो जो फैक्ट्रियाँ होंगी जो कि बंद पड़ गई थी, जिनका माल बिक नहीं पा रहा था, अब उनका माल बिकने लग जाएगा, वह माल की और भी आपूर्ति करेंगे। अब उनको और भी आपूर्ति करना तो उसके लिए वो वर्कर्स रखेंगे, इसका मतलब वर्कर्स को काम मिलेगा, इसका मतलब कि पूरा एक साइकिल चल निकलेगा। इस प्रकार से क्या होगा, बाजार में मंदी दूर होती है। तो एक बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। सी ऑप्शन देख सकते थे, कर की दर में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी, तो ये तो ए का उल्टा ही है, कोई मतलब नहीं है कि कर की दरों में वृद्धि कर देंगे तो वस्तु और महंगी हो जाएगी, और महंगी और नहीं खरीदेंगे लोग, तो इससे कहाँ से मंदी दूर होने वाली है। नेक्स्ट वन, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना है, इसका उल्टा कर देंगे हम तो साहब और मंदी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप उठा कर देखिएगा 1929 तीसा की महामंदी जिसको कहा जाता है साहब, उसको दूर करने के लिए क्या किया गया था, 100 डेज वाली बात आपने देखी हुई है, न्यू डील आपने पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा तो जाकर पढ़िएगा। फाइनली उसमें यही किया था कि नई नई परियोजनाओं का निर्माण किया गया था, सरकार ने अपने खर्चों को बढ़ा दिया गया था और उसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिला। आप उसी समय पढ़ते हो कहीं टेनेसी मॉडल को पढ़ते हो, जिसके बल पर आपके देश में या उसके अनुकृति पर हम कहते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना है। तो सरकार ने व्यय बढ़ाया, अपनाया, और जैसे ही व्यय बढ़ाया तो मार्केट में डिमांड पैदा होने लगी, लोगों को रोजगार मिलने लगा, जो उसकी मूल वजह होती है। तो हमेशा इसका आंसर यही होगा। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है, हालांकि डायरेक्टली नहीं आया है, इनडायरेक्ट वे में आया, पर उसका आंसर यही होता है कभी भी देने की। 10वां बार आ चुका है IAS प्रीलिम्स परीक्षा, यानी सिविल सर्विसेज जो प्रीलिम्स परीक्षा, उसमें विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखोगे तो सैकड़ों बार आ चुका है, ये आगे भी आएगा। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसको थोड़ी सा तैयार रखिएगा। नेक्स्ट बना जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करेंगे। यदि अन्य बातें अपरिवर्तित रहें, इसको कहा जाता है साहब बाकी स्थितियाँ सामान्य रहने पर, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन नहीं, सामान्य रहने पर वाली बात है। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है, यानी कि वस्तु के लिए बाजार की मांग कब बढ़ सकती है, यदि
3 कोटेशन दिए हैं, बताना इनमें से कौन कौन से सही हैं साहब जी। इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि हो तो, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तो, तीसरा दिया है वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो, चौथा इसकी कीमत घटती है। ये 4 कोटेशन दिए हुए थे, इसके आधार पर हमको बताना है साहब जी। नेक्स्ट वन आ जाते हैं। सबसे पहला दिया स्थानापन्न वस्तु की कीमत वाली बात कही गई, उसकी कीमत में वृद्धि हो। प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक को रिप्लेस करके दूसरी चीज़ का आ जाना साहब जी। बताना क्या है आपको, अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर किसी वस्तु के लिए बाजार की मांग बढ़ सकती है। कब बढ़ सकती है? बाजार में वस्तु की डिमांड तभी बढ़ सकती है या तो लोगों के पास में धन हो या उसकी नीड इतनी ज़्यादा हो, ये कुछ आधार होते हैं मांग पूर्ति के नियम यहाँ पर फिट बैठते हैं साहब। अगर स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल कि शक्कर और गुड़ के बारे में यदि हम बात करते हैं, गुड़ से ही हम देखेंगे उसका सब्स्टिट्यूट के रूप में शक्कर या शक्कर से ही गुड़। शक्कर आ रही है 40 रुपये किलो साहब जी, गुड़ आ रहा मान लीजिए 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो से बढ़कर उसकी कीमत अगर 30 रुपये हो जाए तो जो कई लोग होंगे जो गुड़ लेकर अपना काम चला रहे थे, उनको लगेगा कि साहब थोड़ी बहुत पैसे और बढ़ाएंगे, इससे अच्छा तो अपन क्या नहीं ले लेंगे, शक्कर ना ले लें। तो इसका मतलब है कि बाज़ार में शक्कर की कीमत, शुगर की कीमत या मांग कहना चाहिए, कीमत नहीं मांग बढ़ेगी। हाँ जी बिल्कुल बढ़ जाएगी साहब। तो इसका मतलब है कि उनकी जो स्थानापन्न वस्तुएँ हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएँ साहब जी, तो उसकी मांग बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी साहब। नेक्स्ट वन, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए तो भी क्या बाजार में किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी? नहीं। इससे क्या होगा कि उसको सेम क्वालिटी में कोई ऐसी वस्तु मिल रही है जो कि इसको हटा के ला सकते हैं आप सभी, कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात हो रही है, तो उसकी कीमतों में वृद्धि कर दी जाती है यदि इसकी पूरक वस्तु की। तो क्या जो पहली वाली वस्तु है उसकी बाजार में मांग में वृद्धि होगी? बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि की बात कही है, तो इसका कोई उससे रिलेशन नहीं है। रीज़न ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा जाए कि कोई मशीन बनाने के लिए लोहा लग रहा है, लोहे की कीमत पहले 50 रुपये थी लेकिन उसकी कीमत बढ़ के 100 रुपये हो गई, तो अब ज़्यादा लोहा लगेगा, तो यानी वह उसकी पूरक वस्तु कहलाई। अब जब ज़्यादा महंगा लोहा उससे बनाए जाएगी वह मशीन, तो ऑब्वियसली मशीन की भी कीमत बढ़ेगी, और जब भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो कभी भी उसकी मांग घट जाती है। यही वजह कि दूसरा वाला कोटेशन फिट नहीं बैठ पाएगा। तीसरा होता वस्तु घटिया किस्म की और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो रही है। नो डाउट उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है, तो ये जरूर होने वाला है कि वो लोग खरीदेंगे बाजार में वस्तुओं को, लेकिन यहाँ पर जो घटिया कस के वस्तुएं कहा गया है साहब जी, इन्फीरियर गुड्स कहा गया है। घटिया का मतलब 2 प्रकार से हो सकता है। एक जनरल टर्म में होता है कि जिसकी क्वालिटी अच्छी ना हो उसको घटिया वस्तुएं कहा जाता है, लेकिन इकोनॉमी में घटिया वस्तुएं ग्रिफिन गुड्स को भी कहा जाता है, जिसे ग्रिफिन के नियम के नाम से आप जानते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमतें और उनकी डिमांड, उन दोनों के मध्य में एक खास संबंध हो। कैसा संबंध हो कि साहब उस वस्तु की कीमत इतनी ज़्यादा हो और उसका उत्पादन इतना कम किया गया हो कि समाज के कुछ खास लोग ही खरीदें। तो ऐसी वस्तुएं जो कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं? घटिया। क्योंकि घटिया होने का आधार यहाँ पर यह है कि वह समाज के कितने लोगों के काम आ पाए, कितने लोग उसको परचेज कर पाए, ले पाए, उसका उपयोग कर पाए, कम ही लोग। फॉर एग्जांपल माउंट ब्लैंक का पेन, रोलेक्स की घड़ी के बारे में हम बात करें, ग्रिफिन से आप पूछोगे वो इनको घटिया वस्तुएं कहता है। दुनिया इनको ब्रांडेड वस्तुएं कह सकती है एक जनरल थ्योरी में, लेकिन ग्रिफिन के संदर्भ में यदि हम देखेंगे तो उनको क्या बोलता है? घटिया वस्तुएं कहते हैं साहब वो, क्योंकि इससे समाज का कोई खास योगदान नहीं जुड़ा हुआ। समाज के निचले वर्ग का, अंत्योदय का, लोकतंत्र का, आखिरी वर्ग का, सर्वोदय वाली बात उसका नहीं है साहब। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि लोगों की आय में वृद्धि हो गई है और वस्तु घटिया किस्म की है, तो शायद ग्रिफिन वाले की बात हो रही हो तो लोग खरीदेंगे, लेकिन कितने लोग खरीदेंगे? कम ही लोग खरीदेंगे। सामान्यतः हम 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का पेन खरीद के काम चलाएंगे साहब। कोई व्यक्ति कितने होंगे, ऐसे कितने लोग होने वाले हैं जो 1 लाख रुपए के पेन से लिखना पसंद करेंगे? होंगे। 10 लाख के पेन से भी लिखने वाले होंगे दुनिया में, निश्चित रूप से होंगे, लेकिन कितने होंगे? उनकी आबादी बहुत कम होगी। तो समाज में ऐसे वाले पेन का कोई खास योगदान नहीं है साहब, तो इसलिए उनको घटिया कहा था। तो यदि ऐसा होता है,
भले ही उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो भी जाए तो भी वो उसे नहीं खरीदने वाले। यानी पहली वस्तु की बाजार में मांग नहीं बढ़ने वाली, तो उसका तो रिलेशन ही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वन, कीमत घटती है यदि, तो क्या होगा? पहली वस्तु की बाजार में मांग बढ़ेगी? हाँ, निश्चित रूप से। मांग और पूर्ति का नियम ही है कि जब भी किसी भी वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी डिमांड बाजार में बढ़ जाएगी, यह उसका एक खास मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक मोबाइल है जो सेम फीचर पर आपको 50,000 रुपये का मिल रहा था साहब जी, ठीक। उसको कई लोग खरीदने का सपना देख रहे थे, कई लोग खरीद पा रहे थे, लेकिन उसकी कीमत घटकर, स्पेशल ऑफ़र बोले, दीपावली ऑफ़र है, बिग बिलियन डे सेल है, कुछ भी है, उसमें उसकी कीमत घटकर 50,000 से सीधे 25,000 आ जाती है। तो जहाँ पहले 100 लोग उसे खरीद रहे थे, तो अब इस बार उसको 25,000 में निश्चित रूप से ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे साहब। तो इसका मतलब है कि कीमत कम होने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है, ज़्यादातर लोग उसे खरीदने लग जाते हैं, यह मुद्दा होता है। यानी चौथा कोटेशन बिल्कुल सही है। यदि इसकी कीमत घटेगी तो क्वेश्चन में क्या कहा है? वस्तु की बाजार में मांग बढ़ेगी? हाँ जी, बढ़ेगी। यानी कोटेशन नंबर 1 भी सही है और कोटेशन नंबर 4 भी सही है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ए आएगा, 1 और 4 जहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। कोटेशन 1 दिया है ये। वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। कोटेशन नंबर 2 हो गया। कोटेशन नंबर 3 पर आ जाइए। उन्हें 1966 में संशोधन के द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 49 के कार्यक्षेत्र में लाया गया है। यह लाया गया था। कौन कौन से सही हैं बताने हैं हमको, ठीक है। चलिए बात करते हैं। शहरी सहकारी बैंक यूसीबी, जिसको अपन कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी करके कहा जाता है, इनके संदर्भ में ध्यान देने वाली बात है कि राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। हाँ जी, ये बात किसी हद तक सही है, किसी हद तक। ध्यान देने वाली बात है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उनका 2 लोग देखते हैं, यानी उनका नियंत्रण 2 लोगों के हाथ में रहता है। एक तो होता है आरबीआई, जबकि दूसरा होती है संबंधित राज्य सरकार, क्योंकि इसकी हायर अथॉरिटी 3 स्तरों पर यह होता है, तो राज्य सरकार ही होती है। जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, जबकि एक और तीसरी होती है साहब कि उस राज्य का जो बैंक है हेड, जिसका मुख्यालय प्राय उसके राज्य के राजधानी में ही होता है, वह होती है। तो ये 3 स्तरों पर होता है। तो ध्यान देने वाले बात है, इसको 2 लोग देखते हैं इसका मैनेजमेंट संबंधित। पहला राज्य सरकारें भी देखती हैं, जबकि आरबीआई भी देखता है। तो इसलिए पहला कोटेशन सही आने वाला है। इसका पर्यवेक्षण करती हैं क्या राज्य सरकारें? हाँ। लेकिन ये जो विनियमन वर्ड जो लिखा हुआ है, रेगुलेशन, अगर इसको एक खास अर्थ में देखा जाए तो उसका रेगुलेशन आपको देखने को मिलेगा कि साहब केवल और केवल आरबीआई करता है, ठीक, बैंकिंग संबंधी मामलों में, जबकि बाकी संबंधी मामलों में राज्य सरकार भी करती है। तो इसका मतलब है कि इसका पहला कोटेशन सही आना चाहिए, बहुत संभावना है। हालांकि इसमें मतभेद हो सकता है, अनेक लोगों ने इसका पहला कोटेशन गलत भी बताया है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप रमेश सिंह में जाइएगा, नई वाली रमेश सिंह बता रहा हूँ, 12.19 इस पर जाइएगा, हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूँ मैं। उसमें आप जाकर इसको पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि दोहरा नियंत्रण इसमें होता है, राज्यों का भी प्लस आरबीआई वाली बात हुई, ठीक। उस हिसाब से देखा जाए तो पहला वाला कोटेशन सही है। दूसरा कोटेशन, वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वो क्या, कोई भी ऐसी कंपनी, संस्था, प्राइवेट, सरकारी, हर कोई जारी कर सकता है जो बेसिक नीड फुलफिल करती हो, तो बिल्कुल कर सकता है। तो दूसरा भी सही आ गया। तीसरा, उन्हें 1966 में संशोधन के द्वारा आरबीआई का जो एक्ट कहलाता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहलाता है 49 को, उसके अंतर्गत शामिल किया गया। हाँ, ये बात सही है। जितने भी भारत में बैंक हैं उनको इसमें ही शामिल किया जाता है और इन्हें 66 में ही शामिल किया गया था। क्यों? क्योंकि ये आज़ादी के पहले से काम कर रहे हैं सहकारी बैंक। तो ये पॉइंट आपके लिए समझने वाली बात है। इसका मतलब है कि इसके कौन कौन से कोटेशन सही हैं? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। इसका आंसर आना चाहिए डी। हालांकि अनेक लोगों ने इसका आंसर 2 और 3 बताया है, फिर भी आप देख लीजिएगा, मैंने आपको पेज नंबर तक बता दिया। रमेश सिंह 12.19। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्न में से किससे प्रभावित होता है या होते हैं? सरकारी बॉन्ड
बॉन्ड का मतलब ही क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है कि साहब ये 100 रुपये का पेपर आप खरीद लो, 1 साल बाद हम आपको 120 रुपये लौटा देने वाले हैं। जब आप ये पेपर ले आओगे, जिसके भी पास में रहेगा, जिसके भी नाम पर ये रहेगा, इसे क्या कहा जाता है? बॉन्ड। इनकी कीमतें घटती बढ़ती भी रहती हैं, हाँ जी होती रहती हैं, डिपेंड ऑन दी मार्केट साहब, तो ऐसा होता रहता है। अगला पॉइंट इसमें यदि हम देख लें, 3 कोटेशन दिए हैं, उसमें से आपको बताना है कि सही उत्तर कौन कौन से हैं। पहला कोटेशन दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से प्रभावित होते हैं कि नहीं होते, यही पूछ रहा है वो। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि ये यूएसए का है और वहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे लग रहा है कि नहीं बाज़ार डाउन जाएगा, डाउनग्रेड होने वाला है, अपग्रेड होने वाला है, अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं, इनका निश्चित रूप से शेयर मार्केट पर प्रभाव पड़ता है और ये कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। रिजर्व बैंक की कार्रवाई से प्रभाव पड़ेगा, हाँ बिल्कुल पड़ने वाला है कि आरबीआई भी कोई ऐसी कार्रवाई करता है जिसमें वो बोले कि नहीं साहब इनको हम घटाएंगे बढ़ाएंगे साहब, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, मुद्रास्फीति एवं अल्प अवधि ब्याज दर से। मुद्रास्फीति का मतलब ही होता है महंगाई का बढ़ना साहब। 120 रुपये मिलने वाले थे आपको एक निश्चित समय में 100 रुपये के, लेकिन इन्फ्लेशन इतनी आ गई कि 120 रुपये आज 100 रुपये से भी कम वैल्यू रख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? उसका भी प्रभाव पड़ जाएगा साहब उन पर कहीं ना कहीं। तो लोग उसको खरीदने में, बेचने में उससे प्रभावित होंगे। जहां पहले उसको खरीद रहे थे साहब 1000 लोग उस बॉन्ड को, अब कहीं ना कहीं देखेंगे साहब उतना अच्छा रिटर्न नहीं है, तो कम लोग खरीदेंगे साहब, तो प्रभावित तो होने वाला है वो। किस संदर्भ में प्रभावित होगा, बात उन्होंने कहीं भी नहीं बताई है, प्रभावित लेकिन होगा। इसका मतलब है कि इसके तीनों कोटेशन सही आ रहे हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 4 कोटेशन दिए हुए हैं, उसके बाद में लिखा हुआ है कि किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है या सकते हैं करके लिखा हुआ है। देखते हैं कोटेशन कौन कौन है। विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड, हाँ इनको शामिल किया जाता है साहब। विदेशी मुद्रा के ऐसे बॉन्ड हो जो कि कन्वर्टेबल होने वाले हैं, चेंजेबल होने वाले, कन्वर्टेबल वर्ड यहाँ पर यूज़ किया हुआ था, उसको निश्चित रूप से इसमें शामिल किया जाता है, एफडीआई के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट दिया, कुछ शर्तों के साथ में विदेशी संस्थागत निवेश, हाँ जी बिल्कुल सही है, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो कहलाता है। पहले अलग अलग प्रकार का विभाजन हुआ करता था, एफडीआई अलग कहलाता था, एफआईआई अलग कहलाता था। 2015 समथिंग के आसपास से इस चीज़ को बदल दिया गया, परिभाषा वगैरह को चेंज किया है कि साहब उन दोनों को मिला करके एक ही कर दिया, बोले साहब एक वर्ड से ही हम उसको ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। तो यही वजह है कि कुछ शर्तें जो लिखी हुई यानी फ्लेक्सिबिलिटी है वहाँ पर, और विदेशी संस्थागत निवेश वाली बात लिखी तो वो भी एफडीआई के अंतर्गत ही आएगा। तीसरा पॉइंट दिया हुआ आपको, वैश्विक निक्षेपागार डिपॉजिटरी यानी प्राप्तियां करके कहा गया है, यह भी इसके अंतर्गत आता है। ये चीज़ें क्या होती हैं इसको आप जाकर रमेश सिंह में से जाकर पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में हो जाएगा यदि यहाँ पर मैं चर्चा करना चाहूँगा तो। इसी प्रकार का एक इंडियन डिपॉजिटरी स्कीम भी आप लेकर आए हुए हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स करके कहलाता है। जो बात इंडियन वालों के लिए विदेश के लिए लागू होती है, भारतीय नागरिकों के लिए वैश्विक निक्षेपागार जो प्राप्तियां उसके लिए लागू होती है, वही बात विदेशियों के लिए भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों के लिए लागू होती है। ये सब आपको वहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा, तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। यानी ये तीनों आते हैं। चौथा दिया है अनिवासी विदेशी जमा, यानी कि कोई भी एनआरआई वगैरह है भारत में खाता खुलवाता है और अकाउंट में पैसे रखता है, तो क्या इसे एफडीआई मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं। रीज़न ये है कि आपने यहाँ ये नहीं बताया है तब सेविंग वाला है कि फिक्स डिपॉजिट वाला है, और है भी तो कभी भी उसको निकाल सकता है पैसे को। यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट वगैरह में और भी किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया उन्होंने, पैसे को केवल यहाँ रखा है। यही वजह है कि इसको रखा मात्र यहाँ पर है, तो उसको हम कभी भी एफडीआई नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। यानी कोटेशन नंबर 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, ये इसका सही आंसर कहलाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से होने वाला है। 3 सेंटेंस दिए हैं और बताना है कि कौन कौन से सेंटेंस सही हैं। पहली बात, मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है कि हमारे देश की करेंसी का या किसी भी देश की करेंसी के बारे में बात हो, वर्ल्ड की जो करेंसीज हैं उनके सापेक्षता मूल्य का घटना। फॉर एग्जाम्पल अभी 70 रुपये में $1 मान लीजिए आता है, आता तो 73 समथिंग के आसपास, पर मान लो वाली बात है यहाँ पर, है ना। 70 रुपये में $1 वाली बात अभी है, अवमूल्यन हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अब 80 रुपये में $1 आएगा, बोले और हो गया तो बोले 90 रुपये में $1 आएगा, और हो गया बोले साहब 100 रुपये में अब $1 आएगा। तो ये क्या है? भारतीय मुद्रा का मूल्य क्या है? नंबर वाइज तो देखो, डिजिट वाइज तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके द्वारा जितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती थी
उसको खरीदने की शक्ति घट रही है। यही वजह कि हम इसे क्या बोलते हैं, अवमूल्यन करके कहते हैं। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि साहब मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव क्या पड़ेगा। ये कोड एक क्वेश्चन पहले भी 50 बार आ चुका है, लगभग इसी प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या दिया हुआ है, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन उनका बढ़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, कंपटीशन प्रदान करने वाले हैं ये। रीज़न ये है कि जब हमारी मुद्रा का अवमूल्यन होगा तो हमारी जो वस्तु होगी उसकी कीमत भी विदेश में घट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 70 रुपये बराबर $1 बढ़कर हो गया मान लीजिए कि 140 रुपये बराबर $1, ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो वस्तु हम पहले 70 रुपये की बेच रहे थे और उसके बदले में हमको $1 मिल रहा था। ठीक है, अब अपन उस चीज़ को देखें 140 रुपये में हमको वो चीज़ देंगे, लेकिन जब भारत में बनी है तो उसकी कॉस्ट क्या 70 ही है ना। 140 में कितनी आ जाएंगी, 2। इसका मतलब क्या है, वो $1 देगा और हमको उसको वस्तुएं कितनी देंगे, 2 वस्तुएं देंगे, यानी कि फाइनली आधे डॉलर के बराबर कीमत कहला गई। जबकि बाजार की जो बाकी वस्तुएं थी वो अभी भी $1 की आ रही हैं। इसका मतलब हमारी वस्तु सस्ती हो गई, तो ऑब्वियसली वो अदर को कंपटीशन देने वाली है, प्रतिस्पर्धा उसको बहुत ज़बरदस्त देने वाली है। और इससे फाइनली ये होगा कि लोग प्रथम द्रष्टव्य लगभग वो चीज़ें खरीदते हैं जो अगर गुणवत्ता के मामले में लगभग 19-20 हों और जिसकी कीमत कम हो, तो वह उसे ही परचेज करते हैं। सस्ता सुंदर टिकाऊ वाली अवधारणा एक बहुसंख्यक वर्ग के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि पहला वाला कोटेशन ये है कि विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा। हाँ जी बढ़ाएगा, और अच्छे से वो कंपटीशन कर पाएंगे हमारे देश के प्रोडक्ट विदेशों में, यदि हमारी मुद्रा का क्या होता है, अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन होता है। तो सेकंड पॉइंट, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। ये वाली बात कहाँ तक सही है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को अवमूल्यन नहीं बढ़ाता है बल्कि घटाता है। इसका मतलब ये है कि बोले साहब 70 रुपये का $1 आ रहा था, अब 140 रुपये का $1 आ रहा है, तो क्या विदेशी मूल्य को बढ़ाया इसने, नहीं बढ़ाया साहब जी। ऐसा डायरेक्टली आप देख रहे हैं कि विदेशी मूल्य को बढ़ा रहा है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को MRP में बढ़ा रहा है। यहाँ पर मूल्य का मतलब क्या, उस चीज़ को भी देख लीजिए, वैल्यू, नॉट द प्राइस, नॉट द नंबर। तो वहाँ पर देखने में ऐसा लगता है कि साहब 140 तो बढ़ गया है डिजिट, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर क्या है, घट गई है साहब। इसको और अच्छे से समझ लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि पहले हम अमेरिका से मान लीजिए 70 रुपये में जो वस्तु खरीद पा रहे थे, अब हमको उसको खरीदने के लिए 140 रुपये देने पड़ रहे हैं। यानी कि नोट तो हमारे पास से डबल जा रहे हैं, लेकिन वस्तु उतनी ही आ रही है। तो वस्तु शक्तिशाली कहलाई, जबकि नोट की शक्ति क्या हुई, खरीदने की कम हो गई। तो इसकी क्रय शक्ति कम हुई है। तो ये क्या करता है, विदेशी मुद्रा के सापेक्ष में हमारी इस शक्ति की कमी को दर्शाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है वाली बात लिखी हुई है साहब जी। तो इंग्लिश वर्जन भी देखेंगे, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसीज। तो जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसके विदेशी मूल्य को यह नहीं बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट दिया है, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। नो डाउट, इससे कोई भी इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि साहब व्यापार संतुलन में सुधार लाएगा। पहले कोटेशन से देखने में लगेगा कि हाँ साहब हमारी वस्तुएं सस्ती हो गई हैं तो ज़्यादा बिकेंगी, तो हमारा ट्रेड ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा बिक ही जाएंगी। पहला पॉइंट ये कि ज़्यादा बिकेंगी साहब जी, ठीक है, मान लीजिए बिक भी गई, जो कि ज़रूरी नहीं है। जबकि दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि अब आपको बहुत सारी वस्तुएं खरीदनी भी तो है विदेशों से, कभी आर्म्स खरीदना, कभी एम्यूनिशन खरीदना, कभी मेडिसिन खरीदना है, कभी पेट्रोल खरीदना, कभी डीजल खरीदना, कभी सर्विसेज खरीदना, कभी सॉफ्टवेयर है, कभी हार्डवेयर है, बहुत कुछ आपको खरीदना है। तो उसका मतलब है कि पहले जहाँ आप 100 रुपये पे कर रहे थे उनको, अब आपको उसके लिए 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो उसका मतलब ये है कि कहीं भी इसका डायरेक्टली रिलेशन आपके व्यापार संतुलन में सुधार लाने से नहीं आने। तीसरा वाला कोटेशन तो टोटली गलत आपका हो जाने वाला है। इस प्रकार से जो इसका उत्तर आने वाला है 8वें नंबर के क्वेश्चन का, ओनली 1 आने वाला है, 2 और 3 नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। भारत में काले धन के सृजन से संबंधित निम्नलिखित प्रभावों पर कौन सा भारत सरकार की चिंता का मुख्य कारण है साहब। ठीक है, पहला दिया स्थावर संपदा, रियल एस्टेट वाली बात लिखी हुई होगी वहाँ पर। स्थावर संपदा के क्रय और विलासता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन। हिंदी देख ही पा रहे हैं, शॉर्ट में इसको समझो कि क्या मीनिंग है। इसका मतलब है कि रियल एस्टेट वगैरह में और विलासता पर जो वस्तुएं होती हैं उनमें पैसा लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, संसाधन ज़्यादा खर्च करते हैं। ये चीज़ है कि नहीं? हाँ ये होती है साहब जी,
काला धन जब भी देश में बढ़ेगा, किसी भी देश में बढ़ेगा, लोग उल जलूल पैसा खर्च करेंगे। कौन लोग? जिनके पास में काला धन है। और जब वो अनावश्यक पैसा खर्च करेंगे, कोई वस्तु जो कि 50 रुपए की मिल रही है, दुकान वाले उनसे कहें नहीं हम आज 60 में बेचने का मन है हमारा, किन्हीं भी कारणों से ट्राई अप कर रहे हैं कि शायद बिक जाए, प्रॉफिट कमा लेंगे अपन ज़्यादा, उनके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो कहें हाँ 60 में दे दो, दुकान वाले को कहे कि हर कोई खरीदने के लिए सक्षम है क्या साहब? इस तरह की वस्तुएं, कीमतें क्या होंगी? बढ़ेंगी। बाजार से जब ये वस्तुएं खरीद कर ले आ रहे हैं अंधाधुंध, बाजार में वस्तुओं की कमी हो गई, और वस्तुओं की जब कमी होगी तब भी ऑब्वियसली उनकी कीमतें बढ़ेंगी। तो काले धन का ये प्रभाव पड़ता है? हाँ पड़ता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है इस क्वेश्चन में कि इसमें सबसे क्लोज वाला बताना, सबसे बेस्ट आपको आंसर बताना है। इस क्वेश्चन की विशेषता ये है कि इसके चारों आंसर सही हैं, लेकिन उनमें सर्वाधिक सही, जैसे आप शब्द अगर बोलें सटीक उत्तर कौन सा है, तो वह आपको बताना है। प्रभाव चारों पड़ रहे हैं, लेकिन उनमें से सबसे टॉप वाला कौन सा है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका हो रहा है, वह आपको बताना है। पहला अपन ने पढ़ा, उसका प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, अनुत्पादक गतिविधि निवेश बढ़ता है, सोना चांदी गहने वगैरह लोग खरीदते हैं। हाँ खरीदते हैं साहब, जिनके पास में काला धन आएगा या एक देश में आ रहा है काला धन कई लोगों के पास में, तो यही चीज़ों में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को छुपाने का प्रयास करेंगे साहब जी। ठीक। तीसरा, राजनीतिक दल को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, दोनों बातें लागू हैं इस पर, तो ये वाली बात सही भी है। और चौथा, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। क्वेश्चन क्या है? काला धन नहीं है, क्वेश्चन है काले धन के कारण चिंता क्यों होती है सरकार को। सरकार की चिंता का सबसे खास कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है, ऐसा क्वेश्चन है। तो सरकार को चिंता बाकी चारों वजह से होती है, लेकिन उस सबसे ज़्यादा चिंता इस बात से होती है कि काले धन के कारण उनके पास में जो रेवेन्यू रेगुलर आ रहा था, जितना आ रहा था उतना नहीं आ रहा, या जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं इनकम घटती है, किसकी? गवर्नमेंट की। और किसी की भी इनकम घटेगी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे व्यक्ति हो, या उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा साहब। बाकी चीज़ें दुनिया में हो रही वो भी चिंता के विषय हैं, लेकिन खुद की इनकम ही घट गई, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। डी बेस्ट आंसर होगा, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। इसका आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? पहली बात तो ये कि इसके कीवर्ड समझो, मुद्रास्फीति कारक, यानी जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़े। मुद्रास्फीति यानी बिल्कुल शॉर्ट में कहा जाए तो साहब महंगाई, किसी भी वस्तु की कीमत का बढ़ना, यही क्या है? मुद्रास्फीति है, दैट इज इन्फ्लेशन। किन किन कारणों से किसी भी वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं साहब जी, है ना, ये पूछा है। अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक, सीधी बात है कि किन वजहों से वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं। इसको तोड़ लिया करो, उसको शब्दों को क्रश करके सरलीकृत कर लिया करो, क्योंकि इनमें क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी टफ होती है, क्लिष्ट होती है। पहला दिया है सार्वजनिक ऋण की चुकौती, यानी सार्वजनिक ऋण जो सरकारी ऋण होता है उसको चुका देना। सरकारी ऋण क्या होता है साहब? सरकार के द्वारा जो भी ऋण लिया गया हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर से, चाहे सरकारी क्षेत्रों से, चाहे विदेशों से, सबका सब क्या है? सबको सार्वजनिक ऋण कहलाता है साहब। ठीक है, यदि उसको चुका देंगे तो उससे क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगी? कोई ज़रूरी नहीं है, बढ़ भी सकती है, ना के बराबर भी बढ़ सकती है, नहीं भी बढ़ेगी। इन्फ्लेशन सिर्फ एक कंडीशन में बढ़ती है, ध्यान रखिएगा साहब जी। कंडीशन क्या होती है? बाज़ार में 100 वस्तुएं हैं और बाज़ार में 100 नोट हैं, ठीक है, उसको खरीदने वाले 1-1 रुपये वाले 100 नोट। बाज़ार में नोट उसी रेशो में बढ़ने चाहिए जिस रेशो में वस्तु बढ़ रही हैं, या इसको ऐसे कह लो, जिस रेशो में वस्तु बढ़ रही हैं उसी रेशो में नोट्स भी बढ़ने चाहिए, करेंसी भी बढ़नी चाहिए साहब। तब क्या होता है? ये इक्विवेलेंट रहती हैं कीमतें। और किसी भी देश को अच्छी अर्थव्यवस्था तब कहा जाता है जब उस देश में किन्हीं भी वस्तुओं की कीमतें लंबे समय तक लगभग स्थिर रहें, 19-20 के रूप में स्थिर रहें साहब। सरकार ने पेमेंट कर दिया लोन का, बाज़ार में जितना पैसा था, देश में जितना पैसा था, 100 नोट थे, अभी भी 100 ही हैं, पहले गवर्नमेंट के पास में थे, अब उन्होंने सरकारी ऋण चुका दिया है तो इन ऋणदाता संस्थाओं के पास में, लेकिन वो 100 के 100 ही नोट हैं, वो बढ़े नहीं हैं। इसके कारण इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी। इन्फ्लेशन कब बढ़ेगी? कि 100 नोट तो हैं, ठीक, लेकिन वस्तुएं क्या हैं? 100 से कम हो गई, 50 वस्तुएं। इससे क्या होगा कि 50 वस्तुओं को कितने नोट खरीदेंगे? 100, यानी ईच कितने की आएगी? 2 की आएगी। और सिंप्लीफाइड कर लीजिए, नॉर्मल कंडीशन 100 वस्तुएं 100 नोट, ईच की प्राइस क्या आई? 1। अभी भी वस्तुओं का प्रोडक्शन या तो बढ़ा नहीं है या घट गया है, दोनों बातें हो सकती है। मान लो घट गया है, 50 वस्तु हो गई, अभी भी नोट कितने हैं? 100, ईच कितने की आएगी? 2 रुपये की।
क्योंकि नोट ये हैं। फाइनली कीमत किसकी बढ़ी? वस्तु की बढ़ी साहब जी, ठीक है। जबकि खरीदने की क्रय शक्ति किसकी घटी? नोट्स की घटी, ठीक। तीसरी एक और कंडीशन यदि आप देख लें कि साहब 100 ही नोट हैं अभी और यहाँ पर ये 100 वस्तुएं वाली बात। अब हम क्या करते हैं कि इन वस्तुओं को प्रोडक्शन बढ़ाया हमने तो 100 से 200 वस्तुएं हो गई, लेकिन मार्केट में नोट छाप के अपन ने 400 कर दिए। ईच कितने की वस्तु कहलाई? अभी भी फिर से वो 2 की होगी, क्योंकि वो एक दूसरे को बैलेंस करता है कहीं ना कहीं। इस प्रकार से क्या कहलाएगा? किसी भी वस्तु की कीमत का बढ़ना। वस्तु की कीमत स्टेबल रहना है ना, 100 पे 100 यानी ईच की प्राइस 1। जैसे ही कोई भी ऐसा गणित होगा, दोनों तीनों चारों कंडीशन कुछ भी हों, उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी, उसे क्या बोलेंगे हम? महंगाई, मुद्रास्फीति बोलते हैं साहब। तभी होता है जब बाजार में नोटों की संख्या ज़्यादा हो, वस्तुओं की संख्या कभी भी कम हो साहब, तो ईच पर प्राइस क्या होगी? कभी भी बढ़ जाएगी। और सिंप्लीफाइड कर दें, 100 वस्तुएं 100 नोट, ईच की प्राइस 1। अभी भी 100 वस्तुएं हैं लेकिन 200 नोट, क्योंकि छाप छाप के आप इकोनॉमी में ला रहे हैं। ईच की प्राइस कितनी हो गई? 2 रुपया। वस्तुएं अभी भी 100 है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, या बढ़ रहा है तो ना के बराबर। नोट छाप कर आपने कितने कर दिए साहब जी? 500 कर दिए। ईच की प्राइस कितनी हो जाएगी? 5, यानी पहले 1 रुपये थी, फिर 2 रुपये हो गई, और फिर इसकी इसी वस्तु की कीमत बढ़ के कितनी? 5 हो गई। इस प्रकार से एक ही वस्तु की कीमत क्या हो रही? लगातार बढ़ रही है साहब। इसे क्या बोला जाता है? इन्फ्लेशन। अब दोबारा विचार कर लो कोटेशंस पर। सरकार ऋण चुका देगी, पैसा जितना इकोनॉमी में था उतना ही है, करेंसी जितनी थी उतनी ही बढ़ी नहीं है, यानी इससे मुद्रास्फीति उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ेगी, या ना के बराबर ही आप कह सकते हैं साहब जी, ठीक। आम जनता के पास में पैसा आ जाएगा, ये कहेंगे साहब बैंकों से निकल के, सरकार के पास से निकल के आम जनता के पास पैसा आ जाएगा, तो अब लोग ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे वस्तु। ये बात सही है, इसके कारण आप कह सकते हो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या फोकस करने वाली बात है कि बाकी जो 3 कोटेशन और भी हैं उनको पढ़ लो और इसको पढ़ लो। इनमें ज़्यादा स्फीति कारक किसके कारण ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी? इसका मतलब ही क्वेश्चन का पैटर्न ये है कि बेटा महंगाई तो चारों कोटेशंस के कारण बढ़ेगी, लेकिन उनमें से ज़्यादा किसके कारण बढ़ेगी ये बताना है। इसके लिए आपको बाकी 3 कोटेशंस को भी पढ़ना और समझना पड़ेगा। कोटेशन नंबर 2 पर आ जाओ। बजट घाटे के लिए, वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, यानी जनता से उधार लेकर बजट के घाटे को पूरित कर लेना साहब। अभी भी इकोनॉमी में क्या है? करेंसी उतने ही रेशियो में है जनता से सरकार के पास, ठीक। एक बात ये हो सकती है। तीसरा दिया है हमको, लेकिन बताना क्या है? महंगाई कब बढ़ेगी सबसे ज़्यादा। तीसरा दिया बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, तो भी इकोनॉमी में उतनी ही है। चौथा दिया यानी कि डी, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। नई मुद्रा का सृजन का मतलब है 100 वस्तुएं 100 नोट, नई मुद्रा छाप के इकोनॉमी में डाल दी। कितनी छाप दी? बोले 100 और छाप दी, तो करेंसी यानी नोट कितने हो गए? 200। ईच की प्राइस क्या हो गई? 2। और घाटा हुआ, बजटी घाटा, इसको पूरा करना, तो और अपन ने छाप के साथ भी 500 कर दिए, ईच की प्राइस 5 हो गई। तो इसके कारण तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है ना साहब जी। बाकी 3 कारणों से भी किन्हीं हद तक बढ़ रही, थोड़ी बहुत 19-20, लेकिन इसके कारण तो सबसे ज़्यादा बढ़ रही ना। यही वजह है कि सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक यानी महंगाई को बढ़ाने वाला सबसे मजबूत कारण कौन सा होगा? आंसर होना चाहिए इसका, दैट इज डी। कुछ इस तरह से समझना, यह मेरा उद्देश्य था आपको इस वीडियो में बताने का, ना केवल ये कि इसका आंसर बी है, सी है, डी है, ए है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। मुद्रा गुणक आपको पढ़ना चाहिए, रमेश सिंह जी से आप पढ़ सकते हो, और भी आप बुक देखना चाहें तो लाल एंड लाल या कोई भी अच्छी सी बुक आप देख लीजिए। आपको मनी वाला टॉपिक दिया होगा वहाँ जब आप जाकर देखें मुद्रा वाले टॉपिक में, आपको M0, M1, M2, M3 ये सब पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक। वहीं पर आपको शायद साइड में दिया होगा, मुद्रा गुणक की अवधारणा करके दिया होगा, मनी मल्टीप्लायर करके वर्ड कहा जाता है। क्या होता है ये मनी मल्टीप्लायर का मतलब? यहाँ पर ये होता है, एक टर्म कहलाती है कि साहब M0 प्लस M3 के संदर्भ में दोनों को जोड़ लो तो बोले ये बन जाने वाला है। ऐसा दिया होगा आपको, रमेश सिंह में आप पढ़ेंगे तो, ठीक। जबकि एक और इसी का दूसरा अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ यह भी निकलता है कि मुद्रा जब आम जनता अपने जेब में कम रखे, बैंकों में ज़्यादा रखे, जब ज़रूरत हो तब बैंकों से निकाल ले, कभी ATM के थ्रू, कभी गूगल पे, कभी फ़ोन पे, कभी ATM, पेटीएम, जो भी आप कहते हैं साहब, उसके माध्यम से निकाल ले, उसे क्या कहा जाता है? मुद्रा गुणक के रूप में हम देखते हैं। यानी अच्छा वाला मुद्रा गुणक कभी भी तब कहलाता है कि जनता को जब ज़रूरत हो तभी वो हार्ड कैश निकाले, नहीं है ज़रूरत तो कहाँ रखो आप? बैंक में।
ठीक, एक संस्थानों में रखो, इंस्टीट्यूशंस में रखो, तो वहाँ पर क्या होगा, वो कभी भी इकोनॉमी के काम आता है। इसका एक और पहलू ये है कि देखिए मुद्रा क्या है, इसको समझ लीजिए, बाद में भी काम आएगा। मुद्रा का मतलब होता है कि हर वह चीज़ जो कि इकोनॉमी में कुछ भी खरीदने बेचने के काम में आने वाली है। यदि 2-2 हज़ार के नोट हैं, उनके बंडल हैं, बोरे के बोरे भर के आपके घर में रखा हुआ है, तो ध्यान रखिए वह कचरे से अधिक कुछ भी नहीं है साहब, इकोनॉमी की टर्म में। व्यक्तिगत रूप से हो सकता है कि साहब हम लखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन इकोनॉमी की टर्म से देखिए तो क्या है, वो स्टेबल है, उसका मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा, इकोनॉमी में कुछ भी खरीदने और बेचने के वो काम नहीं आ रही है, तो एक रद्दी की तरह वह पड़ी हुई है घर पर वो साहब जी। ठीक, तो कभी भी उसका इकोनॉमी में कोई खास योगदान नहीं माना जाता। सरकार का कभी भी ये प्रयास रहता है कि चाहे वो काला धन हो, चाहे सफ़ेद धन हो, चाहे कोई सा भी हो, वो कहाँ रहे, इकोनॉमी में रहे, ना कि घरों में रहे साहब जी, ना कि घर की अलमारी तिजोरी में रहे, लॉकर में रहे, वो कहाँ रहे, बाजार में रहे। बाजार में रहने के लिए 2 तरीके हैं साहब, आप सरकारी या प्राइवेट बैंकों में डालिए साहब। बैंकों में जब वो आएगा, चाहे वो FD के रूप में आए, चाहे वो सेविंग अकाउंट के रूप में आए, तो फ्लक्चुएट करता रहेगा वो मार्केट को, उसका हिसाब किताब भी रहेगा सरकार के पास में, और जब पूरे मार्केट को मोबिलाइज करता रहेगा तो उसका यूज़ होता रहेगा। नहीं तो होता अंततः यह है कि साहब उसका यूज़ नहीं हो रहा, तो मैंने क्या कहा, कचरा है। काले धन में यही तो प्रॉब्लम है कि साहब वह घरों में पैक होता है, दीवारों के अंदर होता है, गद्दे बिस्तर के अंदर होता है साहब जी, गोदामों में होता है। ये जो सिचुएशन है कभी भी इकोनॉमी के लिए बुरी है। अब उस पैसे की ज़रूरत जो कि मार्केट में थी, वो कैद रखा है गोदामों में, अलमारी के अंदर, तिजोरी के अंदर कैद रखा हुआ है। मार्केट में पैसे की कहीं ना कहीं हो जाएगी कमी, धन की कमी, सरकार को अंततः उसकी आपूर्ति करने के लिए नई मुद्रा छापनी पड़ेगी। क्या बढ़ जाती है इससे, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तो पैसा सरकार का ही, आपका ही पैसा है, लेकिन वह इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण तब होता है जब उसका फ्लक्चुएशन लगातार हो रहा हो साहब। इसलिए सरकार ये चाहती है कि आप साहब पेपरलेस बैंकिंग लेकर आइए। बिल्कुल साहब हार्ड कैश की ज़्यादा अवधारणा मत रखिए, यही चेंज हम ला रहे हैं। क्यों हम प्रमोट कर रहे हैं, गूगल पे, फ़ोनपे इत्यादि, UPI, भीम, सब कुछ हम लेकर आए साहब, भारत सरकार लेकर आई है। क्यों, ताकि जब आपको ज़रूरत तब आप हार्ड कैश रखो साहब। अनेक कारणों से फ़ायदेमंद, सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें, चोर उचक्के इत्यादि बहुत सारी दृष्टियों से आप देखें तो आपके लिए भी लाभदायक है, और सरकार और इकोनॉमी दोनों के लिए लाभदायक है। सरकार कभी भी क्या चाहती है कि जनता सिर्फ उतना पैसा अपने पास में रखे जितने की उसको ज़रूरत है, बाकी अपना अकाउंट में रख लो, जब ज़रूरत हो निकाल लेना। ठीक है, और अपन वैसे भी लेकर आए हैं साहब, ये नई वाली बैंकिंग अपन ले आए हैं। तो मुद्रा गुणक में तब वृद्धि होती है जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसका उपयोग करें, बैंकों का उपयोग करें। ठीक है, काला धन तो ऑब्वियसली बैंकों का उपयोग अपन उतना अधिक मात्रा में करेंगे नहीं साहब जी। तो यही वजह कि इसका आंसर क्या होगा, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि का होना। जब ये वृद्धि होगी, और हो रही है, पिछले 3-4 सालों से हो रही है, आज मैक्सिमम लोग बैंकों से जुड़ चुके हैं। ज़रूरी नहीं कि आप समझ रहे होंगे साहब फिजिकली जाके जुड़ना, ATM, पेटीएम, माइक्रो फाइनेंस बैंक, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आप जानते हैं, पेमेंट बैंक्स जिनको आप बोलते हैं, इन सभी से लोग जुड़ रहे हैं। आजकल लोग अपने मोबाइल के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, वॉलेट के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये बैंकिंग आदतों का विकास ही तो है। और जब इन आदतों का विकास हो रहा है लोगों में, तो उनको मालूम है कि हाँ, हमें कैश रख के घूमने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी पेमेंट करना, वो चाय भी पीनी होगी साहब, 7 रुपये हमको पे करने, तो बोले चिल्लर की भी समस्या नहीं जाने वाली, हम उठाकर मोबाइल से पे कर देंगे। इससे क्या वृद्धि हुई, उनकी बैंकिंग आदतों में वृद्धि हुई है। इससे फाइनली मुद्रा गुणांक क्या होगा, कभी भी बढ़ेगा। और ये पैसा किसके पास में रहेगा, ये बैंकों के पास में रहेगा। और बैंक के पास में रहेगा ना, सरकार की नज़र में रहेगा, इकोनॉमी में रहेगा, इकोनॉमी के काम आ पाएगा साहब। ये इससे देश का आर्थिक विकास होगा, ये उसका मीनिंग होता है। पढ़िएगा रमेश सिंह में, आपको मिलेगा पूरा टॉपिक। जब जाकर पढ़ोगे तब आपको ये बात समझ में आने वाली है। वैसे भी करंट का क्वेश्चन था ये, और 2-3 साल से ये काफ़ी हम देख रहे हैं सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में, तो चर्चा में है ही, आगे भी आएगा। मेंस में भी आना चाहिए ये प्रश्न, तो आ चुका है पहले भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है साहब जी। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि किन कारणों से होती है, यानी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। हम जानते हैं साहब 2 प्रकार से होती मुद्रास्फीति, एक होती मांग, ठीक है, और एक होती लागत। मांग का मतलब होता है कि जब भी डिमांड बढ़ेगी, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी साहब जी। जब भी क्या बढ़ेगी, डिमांड। सोच कर देखिए कि 100 खरीदने वाले हैं और केवल एक ही बेचने वाला है। एक सब्जी के ठेले की बात हम कर लें कि सब्जी का ठेला वाला देख रहा है कि साहब आलू मेरे पास में सिर्फ अकेले हैं, जबकि खरीदने के लिए दसों लोग, सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं साहब। तो जहाँ वो पहले आलू बेच रहा था साहब जी 50 रुपये किलो,
क्या वो देखेगा कि साहब इतने सारे लोग कह रहे हैं कि आलू मुझे दे दो, वो कह रहा है मुझे दे दो, क्या वो बेचेगा 50 में? उसको भी इतनी समझ है कि बोले साहब इसकी कीमत बढ़ा दो, जो ज़्यादा देगा हम उसको बेच देंगे। तो इसका मतलब क्या, मांग बढ़ी, मांगने वाले लोग ज़्यादा हो गए। ठीक है, 100 अनार वाली बात नहीं है यहाँ, 1 अनार और 100 बीमार वाली बात है। तो ये 100 बीमार ये खड़े हैं, 1 अनार वाली बात ये है। कीमत कभी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी साहब। तो इसको क्या कहते हैं, मांग प्रेरित। दूसरी क्या होती है, लागत प्रेरित। किसी भी चीज़ की कॉस्ट का बढ़ जाना साहब, कि बोले साहब की सीमेंट की कीमतें बढ़ गई तो ऑब्वियसली मकान की कीमत बढ़ जाने वाली, तो लागत प्रेरित करके कहलाएगी। यहाँ पर आपसे कहा गया कि डिमांड बेस्ड, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किन कारणों से होती है या वृद्धि किन कारणों से होती है। पहला, विस्तारकारी नीतियाँ, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़। किन चीज़ों का विस्तार, बैंकिंग संदर्भ में यदि हम देखें, इकोनॉमिक संदर्भ में देखें, विस्तारकारी नीति का मतलब लोगों के पास में धन का अधिक मात्रा में पहुंच पाना, यह क्या है, विस्तारकारी नीति के अंतर्गत आएगा। इकोनॉमी के साइज का बढ़ना, जब ये बढ़ेगा इसका मतलब है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, जब वो बढ़ रही है तो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। ठीक है, पहले लोग बोले साहब हम गरीब थे तो बोले 5 रुपये का समोसा खरीद के खाएंगे साहब जी, बोले नहीं अब अमीर हो गए तो बोले शॉपिंग मॉल से हम जाकर साहब जी 25 रुपये का समोसा खरीद के पाएंगे, बोले नहीं वहाँ स्वच्छ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, पौष्टिक मिलेगा, जो भी उनका लॉजिक हो या बेकार का लॉजिक हो। जैसे ही उनकी इकोनॉमी पावर मजबूत होती है वो लोग अच्छा डिमांड करते, बोले नहीं और पौष्टिक कुछ खरीद के खाएंगे, तो ये सब वो बातें होती हैं सब। ठीक है, तो यानी इकोनॉमी का विस्तार होना। पहले बोले जीडीपी साहब जी कितना था, बोले $1 करोड़ था, बोले अब क्या है, बोले साहब जी $2 करोड़, मतलब डबल हो गई साहब यहाँ पे लोगों की आय। सभी के इक्विवेलेंट नहीं बढ़ी होगी परंतु एक एवरेज तौर पर देखा जाता है। इसके कारण होगा क्या, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मांग प्रेरित बिल्कुल बढ़ेगी साहब। दूसरा, राजकोषीय प्रोत्साहन। सरकार के द्वारा जब भी फिस्कल स्टिमुलेशन की स्थिति लाई जाएगी, राजकोष से सरकार प्रोत्साहित करेगी आम जनता को, तब भी ये चीज़ होने वाली, यानी कि सरकार पैसा इकोनॉमी में डाल रही है, जनता के पास में पैसा आ रहा है, बैंकों को कह रही है कि साहब ब्याज की दरें घटाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग ब्याज पर या लोन्स वगैरह लें, लोग लोन्स लेंगे तो कहीं साहब हम मोबाइल खरीदेंगे, कोई कहे कार खरीदेंगे, कोई कहे बंगला खरीदेंगे, यानी डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो उन वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, तो इसके कारण भी होता है। तीसरा पॉइंट दिया है मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी साहब जी, कि साहब मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स करके दिया हुआ है आपको, उसमें वेजेस के संदर्भ में दिया है, वेजेस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी नहीं बताया साहब, तो इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे साहब। सूचकांक में मुद्रास्फीति दर्शा रहे हैं, मजदूरी के सूचकांक में कोई डायरेक्ट रिलेशन उसका हो नहीं पा रहा। हाँ, यदि वहाँ भी बढ़ा रहे होते, मुद्रास्फीति जो सूचकांक है मजदूरों का, उसमें भी आपने मजदूरी बढ़ाई होती तो हम कह सकते हैं कि साहब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, लेकिन डायरेक्टली ऐसा कुछ लिखा नहीं है साहब, इसलिए आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। चौथा दिया उच्च क्रय शक्ति, यानी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई, ऑब्वियसली वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। पहले जो साहब 5,000 रुपये का मोबाइल खरीदता था वो कहेगा हम 10 का खरीदेंगे, 10 वाले जो है वो कहेगा हम 50,000 का खरीदेंगे, 50,000 वाले कहेगा थोड़ा सा और महंगा ले लेते, 1 लाख वाला मोबाइल ले लेंगे। तो इसका मतलब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी, जब तो इतने सपने देख पा रहे हैं, तो डिमांड बढ़ जाएगी उस वस्तु की, और डिमांड बढ़ जाएगी जैसे ही तो उस वस्तु की कीमत और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बना जाते हैं, 5वां दिया बढ़ती ब्याज दर। जब भी ब्याज दरों में वृद्धि होगी तो लोग कम से कम लोन लेने वाले हैं, या फिर अपना पैसा उठाकर बैंक में रखेंगे। इसका मतलब वस्तुएं नहीं खरीदेंगे, वस्तुएं नहीं खरीदेंगे का मतलब उनकी मांग नहीं, और मांग नहीं इसका मतलब कि मांग ना होने के कारण कीमत कभी भी घटती है ना कि बढ़ती है साहब। तो इस पॉइंट को समझिएगा, यानी कि कोटेशन नंबर 1, कोटेशन नंबर 2, कोटेशन नंबर 4, ये ये तीनों सही हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 करके दिया हुआ है आपको, काफ़ी टफ क्वेश्चन था अपने आप में, और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अच्छे स्तर पर जो न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं उनसे निश्चित रूप से ये बन गया होगा, और इकोनॉमी की जिनको समझ होगी उनसे बना होगा। ठीक, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ, बताना है कौन से कथन सही हैं। पहला कोटेशन, खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। हाँ, हर कोई डीमैट खातों से कर सकता है साहब, बिल्कुल कर सकते हैं, हर कोई खुलवा सकता है डीमैट अकाउंट अपना और बिल्कुल वहाँ से इन्वेस्ट कर सकता है, पहली बात सही है। दूसरी, बातचीत से तय लेन देन प्रणाली, ऑर्डर मिलान भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। हाँ, यह बिल्कुल है साहब जी, सरकार का मंच है, रिजर्व बैंक का यह एक मंच है साहब, प्लेटफॉर्म देता है साहब किस चीज़ के लिए, सिक्योरिटीज़ वगैरह के लिए। दूसरा कोटेशन भी सही है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है, ये बात गलत है।
जब भी आप देखेंगे डिपॉजिटरी सर्विसेज वगैरह इत्यादि संबंधित मामले होंगे तो इनको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE या NSE जैसे संस्थान ही देखते हैं, ना कि RBI देखता है साहब। ठीक है, तो इसलिए ये तीसरा वाला कोटेशन गलत रहेगा, 1 और 2 सही हैं। चौथे 14 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाइए। वाटर क्रेडिट मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का था, काफ़ी चर्चा में था और बिल्कुल रूट लेवल पर भारत की जो समस्याएं होती हैं उनसे जुड़ा हुआ है। वाटर क्रेडिट के बारे में बताना था कि साहब इनमें से कौन कौन से कोटेशन सही हैं साहब। पहला कोटेशन दिया है, यह जल एवं स्वच्छता कार्य में सूक्ष्म वित्तीय साधनों माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। वाटर क्रेडिट है क्या? 2009 में 2 लोगों ने साथी, पहला है ग्रे वाइट जबकि दूसरा है मैट डेमन। 2009 में उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया था। ये लोग क्या करते हैं, वाटर क्रेडिट के नाम पर लोगों को छोटे छोटे ऋण प्रदान करते हैं। बोलेगा आपको बोरिंग वगैरह करवाना है, आपको घर में नल वगैरह लगवाना है, स्वच्छ जल चाहिए, तो उसके लिए लोगों को छोटे छोटे ऋण प्रदान करते था ताकि समाज का जो निचला वर्ग है उस तक एक स्वच्छ जल पहुंच सके, सैनिटेशन की व्यवस्था इत्यादि वगैरह पहुंच सकें। वो साहब विकास की मूल अवधारणाओं को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक लोगों को जल की उपलब्धता ना हो साहब जी। ये इनका कोटेशन है साहब। ठीक, इसके लिए उन्होंने 2009 में शुरू किया हुआ है। तो अपने आप में एक माइक्रो फाइनेंस वाला ये संस्थान है या स्कीम है, योजना है साहब, कल्याणकारी योजना है जो लोगों को छोटे छोटे ऋण प्रदान कराती है। किस चीज़ के लिए? ताकि उनकी वाटर की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके साहब। ठीक है, तो यानी कि माइक्रो फाइनेंस टूल्स है, हाँ है, पॉइंट 1 सही है। दूसरा कोटेशन दिया है, यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक ने शुरू किया। गलत बात है। मैंने क्या कहा, 2009 में 2 लोगों ने शुरू किया हुआ है। कौन है? ग्रे वाइट एंड मैट डेमन करके। मैट डेमन बहुत ही फेमस नाम है, हॉलीवुड के ज़बरदस्त एक्टर कहलाते हैं साहब। शायद इनको आपने अनेक मूवीज़ में देखा होगा। मार्शियन मूवीज़ के बारे में बात कर लीजिए, बोर्न अल्टीमेटम, बोर्न सुप्रीमेसी वगैरह, इनकी बहुत ही फेमस मूवीज़ कहलाती हैं। समाज के निचले वर्ग की सेवा करना इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया हुआ, उसके लिए काम कर रहे हैं। इंडिया भी आए थे, इंडिया भी आए हैं, कई बार इंडिया आ चुके हैं साहब, और यहाँ पर काम उन्होंने किया हुआ है और यह प्रोवाइड करा रहे हैं साहब इस प्रकार का। भारत सरकार भी सैनिटेशन के लिए बहुत प्रोग्राम चला रही है, स्वच्छ जल के लिए चला रही है, यह भी उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन डोनेशन ग्रहण करते हैं, कुछ अपनी तरफ से मिलाते हैं और समाज को माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो निश्चित रूप से समाज की, हमारे देश की रूट लेवल की ज़रूरत, रूट लेवल की जो प्रॉब्लम है उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर तो क्वेश्चन पूछा जाना ही था, इस बार भी और आगे भी पूछा जाएगा, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा थोड़ी सा। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की नहीं है ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, कुछ खास लोगों के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर water.org करके बनाया गया है, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया साहब। ठीक है, यानी पहला कोटेशन सही है, दूसरा कोटेशन गलत है। तीसरा कोटेशन देखें, इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायक यानी सब्सिडी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है साहब जी। हाँ बिल्कुल, ये वाली बात सही है, ताकि उनकी जो जल की ज़रूरतें हैं उसको पूरा, चाहे उनको स्वच्छ जल मिल सके, चाहे सैनिटेशन वगैरह अच्छे से वो यूज़ कर सकें, स्वच्छ जल ना होने के कारण जो बीमारियां होती हैं उससे वो बच सकें। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इस प्रकार की विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए ही इस प्रकार का माइक्रो फाइनेंस ये प्रोवाइड कराते हैं साहब। इनके पेज पर जाकर, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर इसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा इसको पढ़ने में, क्योंकि ना केवल ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि एक बहुत ही सराहनीय कदम भी है और भारत से तो जुड़े हुए हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं, अफ्रीका के लिए काम कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में भी विभिन्न एग्जाम्स में आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कोटेशन नंबर 1 सही है और 3 सही है, यानी सी इसका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। अंतिम उधारदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट किसको कहा जाता है? लास्ट वाला बंदा कौन है जो कि प्रोवाइड करता है? अंतिम उधारदाता के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्यों में सामान्यतः क्या क्या सम्मिलित है? पहली बात तो केंद्रीय बैंक को क्लियर कर लीजिए कि क्या कहलाता है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक का अर्थ होता है उस देश का ऐसा बैंक जो कि समस्त बैंकों को रेगुलेट करता है साहब। हमारे देश में कौन सा बैंक है? RBI है। अमेरिका में कौन सा बैंक कहलाता है? फेडरल बैंक। एक ही होता है वो। ठीक, तो RBI के संदर्भ में यदि हम देखें, RBI के जब आप कार्यों को पढ़ोगे तो इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वह इंडिविजुअल पर्सन को लोन नहीं प्रोवाइड कराता, वह किसको देता है? वह या तो सरकार को देता है और या फिर बैंकों को प्रोवाइड कराता है क्रेडिट साहब। क्लियर है? तो ये बात आप जानते हैं। अब इसमें अपन पढ़ते हैं साहब केंद्रीय बैंक के संदर्भ में क्या क्या शामिल है अंतिम उधारदाता के रूप में। पहला कोटेशन दिया है, अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। पहली वाली लाइन जो लिखी हुई है ना, वो कोई काम की नहीं है कि अन्य स्रोतों से विफल होने पर।
दूसरी लाइन जो है, व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। क्या प्राइवेट सेक्टर को, इंडिविजुअल पर्सन को, इंडिविजुअल इंडस्ट्री को देता आरबीआई? नहीं देता है साहब, वह तो केवल बैंकों को देता है, तो सरकार को देता है साहब, केंद्रीय बैंक। यानी पहला कोटेशन गलत है। कोटेशन नंबर 2, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। हाँ, ये बात सही है कि अगर कोई भी ऐसा संकट उत्पन्न होता है कि बोले साहब फंड चाहिए, बोले बिल्कुल आप ले सकते हैं, कराता है। तीसरा दिया हुआ है, बजटी घाटे के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना साहब जी। अंतिम उधारदाता, नो डाउट आरबीआई सरकारों को ऋण प्रदान करता है, ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है। लेकिन अंतिम उधारदाता के रूप में नहीं कह रहे आप उसको। अंतिम उधारदाता किसी हद तक सही भी हो सकता है और किसी हद तक ये शब्द गलत भी हो सकता है। सरकार के लिए अंतिम उधारदाता भी है वह, और अनेक मामलों में नहीं भी है वह। तो इस क्वेश्चन को लेकर बड़ा कंट्रडिक्शन हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि इसके दो आंसर माने जाएं। बी यानी ओनली 2 भी इसका आंसर हो सकता है, और सी यानी कि 2 और 3 नंबर का जो कोटेशन है वह दोनों सही है, यह भी इसका आंसर हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा और चेक करने की ज़रूरत होगी कहीं ना कहीं। तो ये थे आपके इकोनॉमी के क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन लगभग हमने देखे हैं, और भी 1-2 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमी संबंधित है। हालांकि वो यहाँ नहीं उठा रहा हूँ मैं, किसी और विषय में वहाँ पर उठाकर आपको क्लैरिफाई करने का प्रयास करूँगा। तो अंततः मेरा जो लक्ष्य था कि इस वीडियो के माध्यम से ना केवल हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन की डिमांड क्या उसको समझेंगे, और जब हम क्वेश्चन के पैटर्न और उसकी डिमांड को समझ पाएंगे तो इस बार अच्छा कर पाए हो तो अच्छी बात है, मान लीजिए नहीं भी कर पाए हैं तो अगली बार जब आप आईएएस का पेपर देने वाले हैं तो उसके लिए कुछ इस तरह से तैयारी, कुछ इस तरह से समझ विकसित करिएगा, काफ़ी हेल्प होने वाली है ना। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में किसी नई सीरीज़ के साथ में। बाकी जो सेक्शंस हैं, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, उन पर भी बात करेंगे, उनके भी ऑथेंटिक आंसर आपको उपलब्ध कराने का हम प्रयास कर लेने वाले हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।